हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डेव स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर रिसोर्सेज, जो कि आपका चैप्टर 3 था, जो क्लास 8 का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो था आपका पावर रिसोर्सेज, एंड इससे जो पहले की क्लास थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था मिनरल्स। ठीक है। सो अगर पावर रिसोर्सेज की बात करें तो देखते हैं हम कि जो पावर है हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है, एज अ रिसोर्स क्यों काम करती है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है। सो वो हम देखने वाले हैं। सो पावर रिसोर्स की बात करें तो वो एक रिसोर्सेज जो आपके पावर जनरेट करते हैं उनको कहा जाता है पावर रिसोर्सेज। सो पावर हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है। सो अगर आप डेली लाइफ में भी अगर आप देखते होंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो फिर भी आप व्हीकल का यूज करते हो, उसमें आपका फ्यूल यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो। वो भी आपका एक मतलब पावर का ही प्रोडक्ट है। जिस पावर है तभी तो आप आपका अपना जो व्हीकल है वो चला पा रहे हो। आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी एक पावर का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी से ही आप देख लो कितने आपके जो अप्लायंसेस है, हाउस के अप्लायंसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब आपके चलते हैं। एंड यूट्यूब ही चलाना हो, आपको वीडियोस ही देखने हो, उसके लिए भी आपको पावर नेसेसरी रहती है। ठीक है। आपके कंस्ट्रक्शन में आपको पावर का यूजफुल रहता है। आपका कुछ भी काम करना रहता है तो आपको इसमें पावर का यूज रहता है। ठीक है। सो आपके पावर हमारे लिए इसलिए यूजफुल रहती है। सो पावर रिसोर्सेज रहते हैं वो भी आपके 2 भाग्स में डिवाइडेड हैं। सो पावर रिसोर्सेज आपको पता लग गया, वो रिसोर्सेज जो आपके पावर जनरेट करते हैं, जिनके थ्रू आप जिनका यूज करके आप पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी आपके 2 टाइप्स हैं। एक है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब कि इनका जो यूज है वो काफी टाइम से होता जा रहा है, मतलब काफी टाइम से। फॉर एग्जांपल आपकी फायरवुड हो गया, ये आपको एंशियंट टाइम से चला आता आ रहा है। और अभी भी आप रूरल इलाकों में देखोगे तो अभी भी फायरवुड का जो यूज है वो काफी प्रोमिनेंट होता है। और वहीं पर कोल हो गया, चाहे फिर अगर आप ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। इनका जो यूज है काफी टाइम से चला आता है। एंड सेकंड जो आपके पावर रिसोर्सेज में आते हैं वो आते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से हमारा मतलब रहता है कि वो रिसोर्सेज जो आपके भी मतलब अभी अभी इनका जो यूज होना है वो स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें हो गया आपका विंड हो गया, ये आप देख सकते हो, विंड, वाटर, बायोमास, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपके रहते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। एंड ये मोस्टली आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रहते हैं। ठीक है। और वहीं पर कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपके ऑयल हो गया, कोल हो गया, फायरवुड हो गया, ये सब आपके एग्जांपल रहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज के। ठीक है। सो ये अब हम देखने वाले हैं कि हमारे जो थर्मल एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, बायोमास क्या होता है, ये सब जो एनर्जीज है कैसे हम इससे एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल रहती है, कैसे इनके डिसएडवांटेजेस रहते हैं, एडवांटेजेस देख लेंगे हम। ठीक है। सो स्टार्ट देख लेते हैं हम एक एक वाइज की, मतलब किनकी क्या डिसएडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है। ठीक है। सो ये है एक फायरवुड का एग्जांपल। फायरवुड मतलब आप जंगल से जो भी लकड़ियां लाते हो, उनको काट कर लाते हो, उनको कहा जाता है फायरवुड। ठीक है। सो अगर आप कभी भी अगर आप रूरल इलाकों में जाओगे तो आप अभी भी देखोगे वहां पर अभी भी गैस की जगह आपका चूल्हे पर, आपके प्रॉपर चूल्हे पर आपके जो ये लकड़ियों का यूज किया जाता है और उनसे खाना बनाया जाता है, पानी गर्म किया जाता है। ये सब आपके यूजेस रहते हैं। और इसके जो एडवांटेजेस रहते हैं, मतलब फायरवुड के एडवांटेजेस देखें हम तो फायरवुड के जो एडवांटेजेस रहते हैं वो रहते हैं आपको इजी एक्सेस। फर्स्ट तो रहता है इजी एक्सेस। इजी एक्सेस से हम क्या समझ रहे हैं? इजी एक्सेस मतलब कि ये आपके मतलब जो रूरल इलाकों में देखोगे, अगर आप वहीं पर अगर आप माउंटेनिस की बात कर ले, हम जहां पर मैं रहता हूँ माउंटेनिस एरियाज हैं, वहां पर रूरल इलाकों में क्या करते हैं, लेडीज आपके फॉरेस्ट में जाती हैं, फॉरेस्ट कट करती है, जो भी सूखी लकड़ियां होती हैं उनको लाती हैं और उन्हीं को जला के फिर
वहीं पर चूल्हे के ऊपर ये प्रॉपर खाना बनाते हैं, फिर उससे पानी गर्म करते हैं। तो बेसिकली आप देखो कि फॉरेस्ट से कलेक्ट करके या फिर फॉरेस्ट कट करके फिर इनको सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब आपके ठंड आती है या फिर कह सकते हो आप बारिश का मौसम आता है, तब ये जो लकड़ियां सूख गई होती है इनको चूल्हे पर यूज करते हैं, इनको जलाते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप देखोगे रूरल इलाकों में, आप देखोगे मोस्टली आपके इंडिया में जो आपके रूरल इलाके हैं इसमें अभी भी इनका यूज किया जाता है, और रूरल इलाकों में अभी भी लोग इसी का यूज करके अपना जो खाना है वो बनाते हैं, ठीक है। आप अपनी पावर की जो नीड है वो यूज करते हैं, ठीक है। और देख सकते हो आप इसका मैक्सिमम रूरल इलाकों में या फिर विलेजेस में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, जो फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस रहती हैं इसकी वो रहती हैं आपकी, इसके लिए फॉरेस्ट कट किए जाते हैं। फॉरेस्ट कट किए जाते हैं मतलब कि जब आपके फॉरेस्ट गीले होते हैं या फिर जो इनकी जो लकड़ी होती है वो गीली रहती है, तो इनको फॉरेस्ट कट किया जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए इनको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर इनसे जब ये सूख जाती है तो उनको गर्मियों मतलब बारिश में या फिर ठंड के टाइम इनको यूज करते हैं, उससे ये अपना खाना या फिर एनर्जी रिलेटेड जो भी डिमांड्स होती हैं इनको वो करते हैं, ठीक है। सो इससे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो रहता है आपका पॉल्यूटिंग, आपके इससे पॉल्यूशन भी फैलता है क्योंकि आप इसमें वुड जल रही हैं, और आप देखोगे कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन द एटमॉस्फेयर, जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस रहते हैं, ठीक है। प्लस हेल्थ इफेक्ट्स भी रहते हैं। हेल्थ इफेक्ट से मतलब क्या समझ रहा हूं मैं? अब हेल्थ इफेक्ट से मतलब कि जब इन जो वुड्स हैं इनको जलाते हैं तो इससे क्या होता है, स्मोक निकलता है। स्मोक जो आपके लेडीज हो गई या फिर बच्चे हो गए या फिर एडल्ट ही हो गए, ये जब इनको इनहेल करते हैं तो इनको लंग्स की भी काफी दिक्कत रहती है। फिर उसके बाद कई बार आपने सुना होगा कि आंखों में भी काफी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और ये प्रमोट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज रहती है वो रहती है इसका कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग मतलब अब क्या होता है कि इन जो फॉरेस्ट को कट करने के लिए या फिर लकड़ियों को कट करने के लिए या ट्रीज को कट करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। अगर रूरल की बात करें तो लेडीज क्या करती थी, वो सुबह मॉर्निंग में चले जाती थी, तो इनको एक पैक बनाते थे, ये 3 या 4 पैक बनाते थे और मतलब इकट्ठा करके इनको एक गट्ठा बनाते थे, कुछ इस तरीके से मतलब गट्ठा बनाते थे। और उसमें ही अगर आप देखो तो इनमें मॉर्निंग से ये चले जाते थे मतलब फॉरेस्ट कट करने के लिए या फिर वुड्स कलेक्ट करने के लिए, और इसमें काफी टाइम लग जाता था। अगर वहीं पर अगर इस टाइम को काफी दूसरी प्रोडक्टिव चीजों में भी यूज किया जा सकता था, बट यही आपका मेजर रीजन रहता है कि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। आपने अगर न्यूज के कनेक्शन में रहते हो या फिर कनेक्ट रहते हो, न्यूज से कनेक्टेड रहते हो, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो आपके जो मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मतलब एक बार कंज्यूम करने के बाद ये खत्म होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है कि आपके नॉन रिन्यूएबल, आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा रह रहा है, ताकि इनकी जो हमारी जो पावर की जो नीड्स है, एनर्जी की जो नीड्स है वो मेट की जा सके, ठीक है। सो उसी के लिए अभी हमने देखा था जैसे कि सोलर एनर्जी जैसे कि आपको पता है सूर्य की जो इंसोलेशन है उसका यूज करके हम अपनी जो एनर्जी की नीड्स है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका सोलर कुकर, और ये हो गया सोलर कुकर मतलब इसमें आप सोलर की एनर्जी से आप फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड गर्म कर सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका सोलर हीटर,
जिससे आप अपना जो पानी है वो गर्म कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है तो आप कितना वो करोगे, यूज करोगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो, आप रॉड लगाओगे वगैरह वगैरह। बट वहीं पर आप देखोगे कि जो आपकी सोलार की एनर्जी से आप इसको, यहाँ पर सनरेज गिरती है और ये गर्म होता है, ठीक है। और ये आपके कुछ एक सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसकी सबसे जो बड़ी एडवांटेज रहती है वो रहती है कि इसमें जो आपकी पावर की जो प्रोडक्शन है होना वो काफी चीप रहता है, ठीक है। मतलब नॉन पोल्यूटिंग भी है। वैसे तो जो आपको इनको जो सेटअप करना है उनको काफी टाइम मतलब एक्सपेंसिव होते हैं इनको सेटअप करना। सोलर कुकर हो गया, चाहे हीटर हो गया या फिर पैनल्स हो गए, काफी एक्सपेंसिव रहते हैं इनको सेटअप करना। बट एक बार ये सेटअप हो जाए तो ये आपके काफी मतलब चीप रहते हैं, ठीक है। और काफी लॉन्ग टाइम तक इनका यूजफुल रहता है। सो और इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि आपको पता है कि सूर्य की एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, काफी टाइम लगेगा मतलब, ठीक है, उसको खत्म होने में। सो इनएग्जॉस्टिबल है, आपको मतलब हमेशा इसकी जो एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है वो मिलती रहेगी और इसका यूज करके आप अपनी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो कंप्लीट कर सकते हो। ऊपर से नॉन पोल्यूटिंग है। नॉन पोल्यूटिंग का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको इसमें। नॉन पोल्यूटिंग मतलब कि आप देखो कि अगर आपको खाना गर्म करना होता था, अगर आप ट्रेडिशनल वेज में कर रहे होते हैं तो आप गैस में करोगे या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। बट यहाँ पर आप सोलर की हीट से करोगे, जिसके लिए आपको ना तो पैसा देना पड़ रहा है, ना ही अगर आप फायरवुड की ही बात करें तो नहीं आपको फायरवुड जलाने से कोई पोल्यूशन हो रहा है। फायरवुड जलाने से आपको पोल्यूशन होता था पहले, बट इसमें आपको देखो कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। आपका मतलब पानी भी गर्म हो रहा है और आपका खाना भी प्रिपेयर हो रहा है, प्लस आपकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं वो रहते हैं कि ये एक्सपेंसिव रहते हैं। इसका जो सोलर पैनल रहता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। ये सोलर कुकर भी आपका काफी एक्सपेंसिव है, गीज हीटर हो गया, ये भी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, ठीक है। सो ये रहती है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोलर एनर्जी की। सो नेक्स्ट जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है आपका वाटर एनर्जी और हाइडल पावर। सो इस वीडियो के जो लास्ट में हम उसमें देखेंगे टरबाइन देख लेंगे हम कि टरबाइन कैसे वर्क करती है, कैसे ये आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। और हम जनरेटर के बारे में भी देख लेंगे। जो ये दो चीजें हो गई, टरबाइन हो गए और ये जनरेटर हो गए, ये सब आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी हो गई, चाहे सोलर एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, बायोथर्मल जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये सब आपके इन सब में इनका जो यूज रहता है वो रहता है। सो इसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। और हाइड्रो एनर्जी जो हम अभी बात करने वाले हैं इसमें भी इसका यूज रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिवर बह रही है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर इसको यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने रोक दिया है, ठीक है। और फिर अपर हाइट से क्या करते हैं, इसको विंड मतलब पानी को आने देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टरबाइन घूमती है। टरबाइन जब घूमती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। प्लस आपका जो डैम्स होते हैं इनका यूजफुल आपका फ्लड कंट्रोल में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कभी कभी क्या होता है कि जब आपका जो रेनफॉल है वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो रिवर्स का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपके नीचे वाली जो डाउन स्ट्रीम्स रहती है उसमें आपके फ्लड्स आने के जो चांसेस है रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। पर अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर डैम से थोड़ा थोड़ा सा ही पानी रिलीज करें तो इसका जो फ्लड है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका इसका इरिगेशन का भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये जो आपका पानी है ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ताकि मतलब एग्रीकल्चर में आपके वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो रहे,
ठीक है। सो अगर हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें कि हमारे जो हाइडल एनर्जी है इसका एडवांटेज की बात कर लेते हैं हम। पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं वो सभी में यहाँ पे एक लाइन तो आप लिख ही सकते हो कि ये आपके फर्स्ट तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो रहते हैं ये आपके, इसका आपको जैसे मैंने पहले बताया, इसको इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। प्लस अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक डैम जैसा बना दिया है, पानी को रोका गया है, ठीक है। और इसको लंबी हाइट से फेंका जाएगा ताकि मतलब टरबाइन घूमे स्पीड से, मतलब हाइट से गिरने से इसकी वाटर की काइनेटिक एनर्जी से ये टरबाइन घूमेगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसको स्टोर किया जा सकता है, फिर जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर देखो आप, हमने एक डैम बना दिया है, ठीक है। अब डैम यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर आपकी फिशिंग वगैरह की जा सकती है, जो भी आपके फिशेस होगी यहाँ पर होती होगी वहां पर इनको फिशिंग की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीप भी है, ठीक है। बट फर्स्ट अगर हम बात करें इसको तो इसको सेटअप करना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, बट उसके बाद ये काफी मतलब आपकी चीप रहती हैं। सो चीप हो गई और इसका फिशिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, सो इसकी डिसएडवांटेजेस ये रहती है कि ये एक्सपेंसिव है। फर्स्ट तो सबसे बड़ा ये एक्सपेंसिव है। अगर आप देख लो, इसको इतना जो बड़ा डैम है इसको बनाना है, फिर टरबाइन हो गई, जनरेटर हो गया, ये सब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको क्रिएट करने में आपका खर्चा तो होगा ही। सो ये एक एक्सपेंसिव वो है, ठीक है। और इसकी जो आपके, अब देखो आप इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है आपको बिल्ड करना है, एक प्लेस पे बिल्ड होगा, तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज रहती थी उनको डिस्प्लेस किया जाता है, इन कम्युनिटीज को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और कई बार इन जो आपकी कम्युनिटीज रहती हैं ये आपके जो डिस्प्लेस हो जाती है, इनका रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफी मतलब वायलेंस भी क्रिएट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और वहीं पर आपका जो थर्ड रहता है वो रहता है एक्सपेंसिव टू सेटअप। ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज और इनंडेट्स लो। सो दोस्तों अगर हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो कुछ इस तरीके से है कि वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अराउंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी is generated by हाइडल पावर, ठीक है। और नॉर्वे इज द फर्स्ट कंट्री हु डेवलप दिस टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी was first developed by नॉर्वे, ठीक है। और इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है आपका चाइना। सो फ्रेंड्स अगर हमको इंडिया में रिलेटेड कुछ एक डैम्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में देखें तो आपका जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डैम है वो है आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, ठीक है, हाइडल डैम, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट की बात करें वो है आपका हीराकुंड डैम। और कुछ एक जो आपके इंपॉर्टेंट डैम्स है, फॉर एग्जांपल भाखड़ा नंगल डैम जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है आपका गांधी सागर डैम जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। फिर आपका नागार्जुना सागर डैम जो कि है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। इसमें भी हम एज यूजुअल आपके एडवांटेजेस देखेंगे, कुछ एक नॉन मतलब डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सो जियोथर्मल एनर्जी, अब जैसे आपको पता है कि हमने पिछले भी क्लासेस में देखा है कि
अर्थ में जब आप नीचे की तरफ जाते हो, मतलब ग्रेटर डेप्थ्स पे जाते हो, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब क्रस्ट से लेकर आपके कोर तक आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है आपका ग्रेटर डेप्थ्स में। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी की हम अगर डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो होती है हीट ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ is called geothermal energy। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, और स्टीम और हॉट वाटर ऊपर निकलता है और यहाँ पर आपके टरबाइन रखी जाती है, फिर आपका जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है और जहां पर आपकी नीड होती है वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर टरबाइन होती है ताकि टरबाइन घूमे, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जनरेटर की वजह से। ठीक है, फिर उसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, सो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल है, डायग्राम है। ठीक है, और इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या है, सो पहली बात तो ये क्लीन और इको फ्रेंडली है। एंड ऑलवेज अवेलेबल। और डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी जो लोकेशन रहती है वो आपके जहां पर एनर्जी की नीड होती है वहां पर काफी उससे काफी दूर होता है, तो लोकेशन इज फार अवे फ्रॉम द सिटीज, जहां पर जो एनर्जी की जो नीड है वो ज्यादा होती है। सो आप कई जगह पे आपके माउंटेनियस एरियाज पे हो गए, या फिर मणिकर्ण हो गया जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, या फिर अगर आप पुग्गा वैली इन लद्दाख, पुग्गा वैली इन लद्दाख। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इन जगह पर विजिट करोगे तो क्या करते हैं, ये जो स्टीम हॉट वाटर निकलता है आपके अर्थ सरफेस से नीचे से, ये क्या करते हैं, इसको कई बार खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एग बॉयल होते हैं, इससे आपके ऑयल, मतलब जो चावल होता है ये आपके इससे गर्म किए जाते हैं। और कई जगह पर आपके इसको, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इसको खाने के लिए भी काफी यूज होता है इस पानी का यूज, और शावर के लिए कह सकते हो आप इसको। और एक सन बाथ तो नहीं, बट हॉट बाथ एक टर्म होती है, वो भी काफी यूजफुल होती है, इसके लिए काफी यूजफुल रहता है। और इसकी वजह से काफी लोग इसको देखने भी जाते हैं, इस जगह को। और यूएसए की बात करें तो आपके यूएसए में सबसे लार्जेस्ट आपके जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स है, और उसके बाद यूएसए हैज लार्जेस्ट geothermal पावर प्लांट्स एंड उसके बाद है न्यूजीलैंड, फिर आइसलैंड, फिर फिलीपींस, और इंडिया में तो मैंने पहले बता दिया जैसे कि मणिकर्ण हो गया, और फिर पुग्गा वैली इन लद्दाख, हम बात कर लेते हैं बायोगैस, बट मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक सूटेबल रहेगा। सो बायोगैस की हम बात करने वाले हैं। सो बायोगैस अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर एग्जांपल आपका एनिमल्स, डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल मटेरियल, किचन वेस्ट, जब इन सबको कन्वर्ट किया जाता है आपका गैसियस फ्यूल में तो उसको कहा जाता है बायोगैस। ठीक है, सो बेसिकली अगर बायोगैस की हम बात करें तो आपका बायोगैस मिलकर बनी होती है, आपका डेड प्लांट्स मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बनी होती है।
ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हो सकते हैं आपके डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स मटेरियल हो गया, किचन वेस्ट हो गया, है ना। सो इनको क्या करते हैं, एक कंटेनर में, मतलब यहाँ से देखो आप, यहाँ से एक पाइप कनेक्ट की गई है तक कंटेनर के लिए, ताकि ये जो सारा जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल मटेरियल हो गया, किचन वेस्ट हो गया, ये सब इस कंटेनर में हो जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बैक्टीरिया किया जाता है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जब डिकम्पोज करते हैं ये, तो फिर एक गैसेस रिलीज करते हैं, जो कि होती है मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ये जो मिक्सचर रहती है, और बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं, ये जो मटेरियल रहता है इसको, ठीक है। और इसकी जो एडवांटेजेस रहती है, मतलब बायोगैस की, वो रहती है कि ये लो कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखो, लो कॉस्ट, आपके कोई भी आपके जो घर में आपके एनिमल्स रहते हैं, गाय रहती है, आपके बुल्स रहते हैं, बकरियां वगैरह होगी, ये सब आपके कुछ जो चारा यूज करती है, या फिर चारा खा के, मतलब कुछ एक जो रेसिडुअल पार्ट रहता है, ये क्या करते हैं, इसको कंटेनर में यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि ये मतलब डिकम्पोज के लिए हो जाए, ठीक है। और इजी टू ऑपरेट होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपको रॉकेट बनाना हो, वैसी कोई जरूरत नहीं है, आपको इजी टू यूज है। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर डायग्राम में भी काफी इजीली बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो आपका बायो वेस्ट है, फॉर एग्जांपल जो आप एनिमल मटेरियल हो गए या फिर किचन वेस्ट हो गए, ये आपका, आप इसको यूज कर रहे हो, आप इसको फेंक नहीं रहे हो कहीं पे, जिससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो गंदा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये आप मेकिंग यूज ऑफ बायो वेस्ट। और इजी टू ऑपरेट, ये आपके 3 हमने एडवांटेजेस देख ली। और अब हम देखने वाले हैं इसकी डिसएडवांटेजेस, कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। पहली बात, आपकी पहली और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका जो बायोगैस है, ये कॉज करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। सो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक एटम में आपके डिफरेंट अंदर आपके पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। और हमारे जो न्यूक्लियस में रहते हैं, वो रहते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आउटर शेल्स में वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई या फिर न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, वो आपके 2 रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड रहती है, मेनली 2 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, और दूसरा है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि आपका जो आपके 2 लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, मिलकर आपके एक बड़ा हैवी न्यूक्लिया बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं आपका हीलियम, ठीक है। और वहीं पर आपका जो न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कि आपका एक हैवी न्यूक्लिया आपका स्प्लिट हो रहा है या फिर टूट रहा है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर एनर्जी आपका इन्हीं 2 प्रोसेसेस को यूज करके आपका क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक वेट रहता है, डिफरेंट एटॉमिक वेट बट सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। वहीं पर जो आपके आइसोबार रहते हैं, आइसोबार वो आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका आपका सेम
एटॉमिक वेट रहता है, बट इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो जैसे कि आपको पता है कि आपके न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सो एक न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए क्या होता है, वो होती है, क्या कह सकते हैं इसको, कैलकुलेशन कह सकते हो या फिर एक रिएक्शन हो सकती है जिसको कहा जाता है न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर ये जो आपकी रेशो है अगर 1 to 1.5 रहती है तो ये जो न्यूक्लियस रहता है वो रहता है स्टेबल, ठीक है। बट अगर ये से ज्यादा हो गई, मतलब आपके जो न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो ज्यादा है, तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा है तो ये हैवी होगा और हैवी की वजह से अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से आपके जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, ठीक है। सो आपके ये आपका मेजर रीजन रहता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। और इसकी वजह से आप देखोगे कि कोई चीज अगर आपकी टूट रही है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन हो गया, इसमें भी आप जब आपका न्यूक्लियस है वो टूटता है तो आपका उसको टूटने के लिए भी कुछ एक एनर्जी चाहिए होती है और उसके बाद जो आपकी एनर्जी है वो भी रिलीज होती है, ठीक है। सो इतना आपको समझ आ गया, ये थोड़ा सा बेसिक था। सो अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी वैसे जनरेट कैसे होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपका ये यूज किया जाता है आपका फ्यूल, वो है आपका यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं आपके, और इसका जो एटॉमिक वेट रहता है वो रहता है आपका 235। अब इसमें क्या क्या जाता है, आपका एक स्लो न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है, तो आपका इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्रिएट होता है या फिर बनता है प्रोडक्ट रहता है वो रहता है आपका यूरेनियम 236, जो कि रहता है आपका अनस्टेबल। और इसकी वजह से आपके जो आउट प्रोडक्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स, और ये चल के आपके यूज होते रहते हैं इसी में। और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रहते हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। और इनको फास्ट ब्रीडर में भी यूज किया जाता है, इनको जो 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं या फिर प्रोडक्ट बना है, इनको आपका जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें भी इनको यूज किया जाता है, जो कि हम जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर ये तो हमारा फ्यूल हो गया और ये थोड़े से मैंने फंक्शनिंग बता दी कि कैसे कैसे ये यूज हो रहा है। ये 3 जो फास्ट न्यूट्रॉन है ये आपस में कोलाइड करते रहेंगे और जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होता है ये। पर ये है आपका एक न्यूक्लियर बिल्डिंग और यहाँ पर आपके रखा जाता है फ्यूल, ठीक है, जो कि यहाँ पर है आपका फ्यूल रखा गया है यहाँ पर, जो कि आपका यूरेनियम 92 235 हो सकता है, ठीक है। और ये है आपके कंट्रोलर रॉड्स, जिसकी वजह से जो आपके जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जब हमने बात किया था यूरेनियम 92 235 और इसमें हमने स्लो न्यूट्रॉन्स ऐड किए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यूरेनियम 236 था जो कि एक अनस्टेबल था, जिसकी वजह से बाद में चल के आपका बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स बने थे जो आपस में ही कोलाइड करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके एनर्जी होगी वो जनरेट होगी, ठीक है। अब जब अगर इसको कंट्रोल करना होता था या फिर क्या करते थे, तो इन जो कंट्रोलर रॉड्स होती जो कि आपके बोरोन या फिर कैडमियम से बनी होती है, तो ये क्या करती थी, जो आपके एडिशनल जो आपके न्यूट्रॉन्स थे वो, मतलब जो आपके 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स थे, इसकी वजह से मतलब और भी ये फिशर होगा तो और न्यूट्रॉन्स क्रिएट होंगे, तो जिसकी वजह से ये क्या करते थे, ये जब इनको मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना होता था रिएक्शन को, तो ये जो रॉड्स थी ये नीचे आ जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, ये जो रॉड्स थी, ये जो न्यूट्रॉन्स थे आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, इनको क्या करते थे, ये इनको ऑब्जॉर्व कर देती थी, और अगर ये ऑब्जॉर्व हो गए तो कोलिजन भी कम होगा, जिसकी वजह से ये मतलब पूरा जो प्रोसेस है ये इसको मतलब खत्म होने का चांसेस रहते हैं, इसको मतलब बंद किया जा सकता है। अगर आपको बंद करना हो तो इसके थ्रू मतलब आपको कंट्रोलर जो रॉड्स है इनको कंप्लीटली आपको नीचे ला दिया जाता है, जैसे यहाँ पर इनको नीचे ला दिया जाएगा ताकि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है इसको कंप्लीटली आपका वो कर दिया जाए, ऑब्जॉर्व कर दिया जाए, ठीक है। फिर कूलेंट
का मतलब होता है कि ये आपका जो कूलेंट है ये जो टेम्परेचर है ये करेंगे, क्या बोलते हैं, कम करेंगे या फिर इसको कांस्टेंट करेंगे या फिर जो आपके एक्सेस हीट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका जो कूलेंट है वो गुजरेगा, ठीक है, यहाँ से आपका कूलेंट गुजरा 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 और ये जब गर्म होएगा यहाँ से स्टीम जनरेट होगी, फिर गर्मी की वजह से जो स्टीम जनरेट होगी, ठीक है, उससे टरबाइन घूमेगा, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका कूलेंट का काम। फिर इसमें एक मॉडरेटर का काम भी होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि ये आपका स्लो डाउन करते हैं, फास्ट मूविंग जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं इसको स्लो डाउन करते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल कई बार यूज किया जाता है हैवी D2O, हैवी वाटर, जिसको आपका D2O भी कहा जाता है। सो बेसिकली इसमें तीन या चार कंपोनेंट्स देखे हमने। इसमें एक देखा फ्यूल, फिर हमने देखा कूलेंट, फिर हमने देखा मॉडरेटर, फिर कंट्रोलर रॉड्स। इन सब का जो यूज है वो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट की जाती है, जो कि हमने पहले बता दिया है अभी। कूलेंट का मतलब होता है कि ये टेम्परेचर है वो कूल डाउन करते हैं। यहाँ से टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर ये जैसे जैसे गर्म होगा, फिर गर्म होने की वजह से स्टीम जनरेट होगी। स्टीम जनरेट जब होगी तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो अगर आपको स्टोर करनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो वर्क करता है। और इसमें भी आपके 3-4 स्टेजेस है जो कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो आपका रहेगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हम बाद में भी देखेंगे। सो इसमें मैंने अभी थोड़ा सा ब्रॉडर सा मतलब दे दिया है, इसको ऊपर ऊपर से समझा दिया आपको। सो दोस्तों अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी एडवांटेजेस क्या क्या रहती हैं। सो एडवांटेजेस की बात करें कि ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। और अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें सो इसके बाद जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद जो आपका मटेरियल बच जाता है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। सो इसको डिस्पोज करना भी काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, काफी स्ट्रगल वाला काम रहता है। तो जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, और इसको सेटअप करना भी काफी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल आपको इतना बड़ा सेटअप करना है इसको, तो इसको सेटअप करना भी काफी वो होता है, एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, एक्सपेंसिव टू सेटअप। और सबसे जो आपका मोस्टली जो फ्यूल यूज किया जाता है वो रहता है आपका यूरेनियम और थोरियम, जो कि आपका मोनाजाइट सैंड में भी पाया जाता है। आपका इंडिया में मोनाजाइट सैंड केरला में जो पाया जाता है, सो इसके रिजर्व्स या फिर डिपॉजिट्स कह सकते हो वो आपको यहाँ पर मोनाजाइट सैंड्स में मिलते हैं। और हमारे जो यहाँ पर यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं वो आपको मिलते हैं राजस्थान में और झारखंड में। सो अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करो, फॉर एग्जांपल कलपक्कम में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और कलपक्कम है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और तारापुर जो कि है महाराष्ट्र में, और राणा प्रताप सिंह न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि है आपका राजस्थान में, और फिर नरोरा इन यूपी और कैगा इन कर्नाटका। जो हमारी जो एनर्जी है या फिर पावर रिसोर्स है वो है आपका विंड एनर्जी। सो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है हम विंड की हेल्प से आपका एनर्जी क्रिएट करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल ये है आपका विंड मिल्स,
ठीक है। और ये आप देखोगे विंड जब यहाँ से मूव करेगी तो इसकी वजह से जो आपका रोटर ब्लेड है ये मूव करेगा, जिसकी वजह से आपका जनरेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और पावर केबल के थ्रू ये आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाती है या फिर स्टोर की जा सकती है। ठीक है। सो अगर इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो इसकी एडवांटेजेस रहती है वो रहती है आपका नॉन पोल्यूटिंग, मतलब इससे जो एनर्जी जनरेट करना रहता है वो नॉन पोल्यूटिंग रहता है, इससे कोई आपको पोल्यूशन का खतरा नहीं रहता है। ठीक है। और एक बार ये जो पूरा सेटअप है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सेट करना, बट उसके बाद अगर आपका एक बार सेट हो जाए तो इसके बाद ये काफ़ी चीप रहता है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना वो काफ़ी चीप रहता है और सेफ एंड क्लीन भी है, सेफ एंड क्लीन एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी once set up। और डिसएडवांटेजेस इसकी देखें तो इसकी डिसएडवांटेजेस, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस रहती है वो रहती है आपका नॉइज पोल्यूशन ये क्रिएट करता है। जब आपके जो ब्लेड है घूमेंगे तो आपका शोर तो थोड़ा सा करेगी, तो इसकी वजह से आपका नॉइज पोल्यूशन भी इसका रहता है। कॉस्टली, जो मैंने पहले बताया कि कॉस्टली होती है सेटअप करने के लिए, कॉस्टली टू सेटअप। और ये क्या करती है आपके जो डिस्टर्ब कर देती है आपके रेडियो और टीवी की जो वो रहती है आपके रिसेप्शंस रहती हैं उसको ये डिस्टर्ब कर देती है और ये हार्मफुल टू बर्ड्स और डिस्टर्ब्स द रेडियो और टीवी फ्रीक्वेंसीज, वेव्स होती हैं उनको भी ये डिस्टर्ब कर देती है या फिर डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है वो है आपका कोल। ये आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, मतलब कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और इसकी भी हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो एडवांटेजेस रहती है वो रहती है इसकी कि ये आपका इजीली अवेलेबल है, मतलब ये आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके ऑल द कॉन्टिनेंट्स में आपका ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके काफ़ी एफिशिएंटली इसका जो इसको यूज़ करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जा सकती है, एफिशिएंटली कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। और इसको जो आपके मतलब जैसे आपका न्यूक्लियर को आपका न्यूक्लियर प्लांट्स कहा जाता है, तो इसका यूज़ करके जो आपके कोल को यूज़ करके जो आपको एनर्जी जनरेट किए जाते हैं उसको कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट जिसमें आपका मोस्टली कोल का यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स। और इसके अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो ये पॉल्यूटिंग है आपका, पॉल्यूटिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और बल्कि होता है टू ट्रांसपोर्ट। और इसको कहा जाता है बरीड सनशाइन। और ये जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि ये जो कोल हो गया चाहे फिर आपका जो पेट्रोलियम होगा, ये बनते कैसे हैं, ये आपके जब आपके कुछ एक जो आपके डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब आपके अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर ये बरी हो जाते हैं और अंडर द ग्रेट टेम्परेचर और प्रेशर, इसकी वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या फिर फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। और इसके जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो रहते हैं चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना एंड यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब आपके इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं आपके कोल से रिलेटेड। ठीक है। और इसके जो सबसे बड़े जो
लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं यूएसए में, ठीक है। और इंडिया में इसके जो आपके लार्जेस्ट वो पाए जाते हैं, मतलब इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके रानीगंज, धनबाद, बोकारो। धनबाद और बोकारो ये आपका झारखंड में है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में। पहले हमने कोल के बारे में बात की थी, अब ऑयल के बारे में कर लेते हैं। इसके हम थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस देख लेंगे और इसकी एडवांटेजेस देख लेंगे। डिसएडवांटेजेस ये रहती है कि ये आपका पॉल्यूटेंट होता है और इसके जो आपके सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिससे आपका एसिड रेन का खतरा रहता है, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। इसको ऑयल को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। एंड वहीं पर अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आप इसको टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ऑयल के जो टैंकर्स होते हैं उसमें आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इजियर टू ट्रांसपोर्ट। और इसकी वजह से आपके दिस इज द बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सो आपका इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको कि इसके जो आपके ऑयल होते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, इसके काफी मतलब इसके काफी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल इससे आपका पेट्रोल बनता है, डीजल हो गया, इसका कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, इसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, फिर वैसलीन हो गया वगैरह वगैरह, ये सब आपका फिर मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये काफी एक यूजफुल रिसोर्सेज रहता है आपका ये पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। और ये जो क्रूड ऑयल है ये फाउंड किया जाता है आपका बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक और ये आपका ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड्स। और ये मोस्टली जो ऑयल फील्ड्स रहती हैं या फिर ये जो जहां से ड्रिल किया जाता है वो किया जाता है ऑफशोर एरियाज और कोस्टल एरियाज। और इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर, ठीक है। बट वेनेजुएला में इसके सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं या फिर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। और टॉप प्रोड्यूसर हैं वो है आपके यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये सब आपके इनके वो हैं, मतलब टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो इंडिया में ये आपके पाया जाता है दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। यहाँ पर भी इसके जो रिजर्व्स हैं या फिर डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं गोदावरी और कृष्णा के डेल्टास में। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं टरबाइन और जनरेटर के बारे में। जैसे कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि हम टरबाइन और जनरेटर के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आपके इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है। जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसमें हमने देखा था कि दो जो चीजें हैं वो काफी कॉमन रही है, जिसमें थी आपकी एक थे आपका टरबाइन और दूसरा था आपका जनरेटर। ये आपका चाहे टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, ये हमारा सोलर एनर्जी में भी हमने देखा।
इसको हमने न्यूक्लियर एनर्जी में भी देखा और इसको हमने हाइड्रो एनर्जी या फिर हाइडल पावर प्लांट में भी देखा, फिर जियोथर्मल एनर्जी में भी देखा और विंड एनर्जी में देखा। विंड मिल्स में भी इनका प्रयोग होता है, इनका टरबाइन और जनरेटर का विंड मिल्स में। फिर हमने इसको जियोथर्मल में भी हमने देख लिया था। सो आप देखते हैं कि ये जो मोस्टली जो ये जो टरबाइन हो गया या फिर जनरेटर हो गया, ये काफी यूज हुआ है इन रिसोर्सेज में। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सो सबसे जो फर्स्ट है वो है आपका टरबाइन। सो ये आपका टरबाइन का कुछ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको शाफ्ट कहा जाता है और इसको कहा जाता है रोटर। और ये मूव करता है, ये करंटली रोटेट करता है या फिर रोटर। और इसके जो पीछे वाला ब्लेड है ये वाला, ये मूव नहीं करता है, ये मतलब एक जगह पे ही रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ से स्टीम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये है आपका, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से ये एक पाइप है, यहाँ से आपका नोजल है। नोजल की वजह से जो आपकी जो स्टीम यहाँ पे जो जनरेट हुई है, यहाँ से जब आने लगेगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये मतलब काफी स्पीड में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो है टरबाइन है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से ये जो टरबाइन है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके नोजल से आपके जो स्टीम से जो आपकी हाई प्रेशर में मतलब काफी स्टीम आ रही है, ठीक है। और ये है आपकी शाफ्ट, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बनी है, ये है आपकी शाफ्ट। और इसके बाद यहाँ पर होते हैं इसके ब्लेड्स, जो मैंने ये डिस्कस किया था। ये है आपके इसके ब्लेड्स, ठीक है। ये ब्लेड्स हो गए। इसके बाद फिर इसके स्टेशनरी ब्लेड्स हो गए। फिर यूं इस तरीके से फिर इनका शेप बढ़ता जाता है, बाद में चल के बढ़ता जाता है। और ये ब्लेड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो आपके जो स्टेशनरी ब्लेड्स हैं वो तो मूव नहीं करते हैं, बट आपके जो रोटेट करने के लिए होते हैं वो रोटेट करते हैं। सो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। बाद में चलकर ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनका साइज बढ़ता जाता है, ब्लेड्स का साइज, ठीक है। सो ये कुछ एक इस तरीके से मतलब टरबाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ से स्टीम है वो, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। अब स्टीम है यहाँ से निकलेगी, यहाँ से इधर को। अब ये जो ब्लेड्स होते हैं इनका शेप देखोगे आप, कुछ इस तरीके से होता है इनका शेप, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यूं करके और ऐसे करके मतलब ये एक व्हील जैसा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो काफी पॉलिश्ड होता है, मतलब इसमें ताकि इसका जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके, ठीक है। और इसकी वजह से जो वो होती है, मतलब इस पे स्टीम जब टकराएगी यूं करके। सो बेसिकली मतलब होता है कि ये जो सर्कुलर जो है ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मूव करना चाहिए। अब आप देखोगे कि जियोथर्मल एनर्जी में ये स्टीम की वजह से मूव करता है, जो कि आपके नोजल की वजह से इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है। जियोथर्मल में स्टीम की वजह से हो रहा है। और विंड एनर्जी में ये जो टरबाइन घूम रही है, ये घूम रही है बिकॉज ऑफ द विंड। और हाइडल में ये घूमती है बिकॉज ऑफ द, जब आपका पानी गिरता है उसकी वजह से जो इसके फैंस होते हैं ये घूमते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर विंड टकराएगी तो यहाँ पर तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है। और टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर की कंडीशन हो जाएगी, बट इसके जो पीछे रहेगी वो रहेगी आपका लो प्रेशर की कंडीशन। एंड आपको पता है कि जो प्रेशर मूव करता है वो मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो व्हील है वो घूमेगा जब ये मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, विंड घूमेगा। अब जब यहाँ तक ये पहुंचने लगेगी तो इसका जो स्टीम का जो प्रेशर रहेगा वो भी आपका क्या होगा, स्टीम का जो प्रेशर रहेगा एक तो वो भी डिक्रीज होगा और जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। और इसके पीछे जो आपके जो स्टेशनरी ब्लेड्स होते हैं जो आपके खड़े रहते हैं,
मतलब ये मूव नहीं करते हैं, बस ये खड़े रहते हैं। तो इसका जो पर्पस रहता है, मेन पर्पस रहता है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो जब आपके फर्स्ट फैन पे जब ये टकराएगी तो यहाँ पर तो प्रेशर होगा, मतलब हाई प्रेशर होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ से यूं बाहर निकलेगी इस फैन से निकल के, मतलब जब ये घूमेगा तो इसके बाद जो फैन से जो मतलब ये घूमेगी बाहर को, बाहर निकलेगी जो विंड, तो ये क्या होगी, इसकी जो स्पीड होगी, मतलब स्टीम की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होने लगी। तो इनका जो मेन पर्पस कुछ शेप इस तरीके से रहता है कि ये मतलब इसकी जो स्पीड है वो कम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो विंड टरबाइन होती है ये घूमती है, ठीक है। अब ये सोलर में भी घूम सकती है और न्यूक्लियर में भी ऐसे ही घूमेगी, जियोथर्मल में, हाइडल में, चाहे विंड में, ये सब इस तरीके से ये घूमती है, ठीक है। अब देखते हैं कि टरबाइन, देखो टरबाइन कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ में, ठीक है। सो ये घूमने का काम कर रही है आपका टरबाइन, जो किसी वजह से घूम सकती है, आपका विंड से घूम सकती है, स्टीम से घूम सकती है, हाइडल से घूम सकती है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे जनरेटर का क्या काम रहता है, पर उससे पहले एक और डायग्राम देख लेते हैं कि अब देखोगे आप यहाँ पर देखो छोटे ब्लेड्स हैं, यहाँ पर ब्लेड्स बढ़ते गए, यहाँ पर ब्लेड्स बढ़ते गए, यहाँ पर ब्लेड्स बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ से आपकी स्टीम निकलती है, ठीक है। ये आपके ब्लेड्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, फिर शाफ्ट मैंने पहले बता दिया आपको, फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, टरबाइन घूम रही है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। सो अगर हम बात करें जो आपका जनरेटर है वो आपका वर्क करता है आपका लॉ ऑफ इंडक्शन पे, लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है, जो कि आपका डिस्कवर किया गया था 1830 में बाय माइकल फैराडे, ठीक है। सो अगर इसका बेसिक सा अगर सिंपल लैंग्वेज में लूं मैं, तो ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल है और यहाँ पर एक कंडक्टर रखा गया है बीच में, ठीक है। और इसका बेसिक सा कहना था कि अगर आपका कंडक्टर मूव करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज या फिर ईएमएफ जनरेट होती है इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ईएमएफ या फिर वोल्टेज या फिर आप इसको करंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जनरेट होती है अलोंग द कंडक्टर। एंड दूसरा भी केसेस रहता है कि आपके जब आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करती है एंड जो आपका कंडक्टर है वो आपका सेम रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज कह सकते हो आप, ये इन मतलब जनरेट होती हैं। इस तरीके से कुछ जनरेटर में आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इसको बाद में स्टोर करके आपका डिफरेंट जगह पे आपका मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो अगर मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। दोस्तों हमने टरबाइन की वर्किंग देख ली और हमने जनरेटर की वर्किंग देख ली, और जो टरबाइन और जनरेटर होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, टरबाइन और जनरेटर है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो टरबाइन का जो वर्क रहता है वो रहता है आपका, ये क्या करते हैं, स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था आपका जब टरबाइन डिस्कस कर रहे थे हम, तो स्टीम की वजह से आपके जो इसके ब्लेड्स थे वो घूम रहे थे और शाफ्ट भी है वो उसका घूमेगा, ठीक है। तो इससे स्टीम की वजह से, स्टीम और थर्मल एनर्जी की वजह से ये कन्वर्ट हुआ इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब जनरेटर का काम रहता है आपका मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होने में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये, ठीक है। अब देखेंगे हम कि जैसे कि आपको पता है कि टरबाइन घूम रही है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये है आपके टरबाइन, टरबाइन घूम रही है यहाँ पर और ये कनेक्टेड है आपके शाफ्ट से लेके आपका जनरेटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन वाला जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडक्शन जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि आपका माइकल फैराडे ने दिया था, वो कहता है कि आपका जब कंडक्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आपका कंडक्टर में आपके करंट जनरेट होता है या फिर वोल्टेज कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके जनरेट होती है, ठीक है। अगर वहीं पर अगर आपकी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करती है तो आपका और जो आपका कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहता है तो
जैसे कि यहाँ पर जो कंडक्टर है स्टेशनरी रहता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो फिर भी करंट जनरेट होता है, एंड अगर यही मूव करे, कंडक्टर ही मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड आपके स्टेशनरी रहे, फिर भी आपका करंट है वो जनरेट रहता है। तो इसकी वजह से जब आपके जो टरबाइन है कनेक्टेड होती है आपके, मतलब यहाँ से जो स्टीम आएगी इससे आपका रोटेट होएगा। जब रोटेट होगा तो ये जो आपका जो कंडक्टर है जो इससे कनेक्टेड है वो भी घूमेगा, और जब घूमेगा तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो जनरेट होगा। सो यही आपका जो प्रिंसिपल है आपका, जो आपके टरबाइन और आपके जनरेटर, जो आपके सोलर एनर्जी, चाहे वाटर एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी, चाहे जियोथर्मल एनर्जी, जहां पर भी ये जो कॉम्बिनेशन है टरबाइन और जनरेटर का कॉम्बिनेशन दिखता है वहां पर ये प्रिंसिपल है वो यूज किया गया है। और बस इतना ही इसका आपका टरबाइन और जनरेटर का। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा जो ये चैप्टर 3 है आपका क्लास 8 का वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने देख लिया था आपके मिनरल्स देख लिए थे, पावर देख लिया था, व्हाट इज पावर एंड कैसे हमारे लिए यूजफुल रहती है, कैसे रिसोर्सेज रहते हैं, और इसके रिसोर्सेज देख लिए थे जिसमें हमने नॉन कन्वेंशनल देख लिए थे, कन्वेंशनल देख लिए थे। और नेक्स्ट की जो क्लास रहेगी हम उसमें एग्रीकल्चर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।